गुड डे स्टूडेंट्स। बात करने वाले हैं यूपीएससी की जो सीरीज चल रही थी। टेस्ट नंबर दूसरा है। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में 15 क्वेश्चन तक डिस्कस किया गया है। उसके आगे की जो क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में डिस्कस किया जाए। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, साथ साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अपडेट पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या कह रहा है? भारतीय राजनीति के संदर्भ में विधानसभाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, विधानसभा विधानसभा कहाँ होती है? विधानसभा होती है राज्यों में। ठीक है, जो विधायक होते हैं राज्य के विधानमंडल के, ये उनके बारे में बात करने वाला है। क्वेश्चन में क्या है, पहला देखते हैं। इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है वो केवल प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से ही होता है। अगर इस कथन की बात किया जाए तो वो इसके सदस्यों का चुनाव तो प्रत्यक्ष निर्वाचन आयोग के प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से होता है। संविधान का जो अनुच्छेद 170 है, ठीक है, ये क्या कहता है? विधानसभा के प्रतिनिधियों को वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से चुना जाता है। ठीक है, और इसकी अधिकतम जो संख्या होती है 500 और निम्नतम संख्या 60 तय की गई है। अर्थात इसके जो अधिकतम सदस्य या निम्नतम होते हैं 500 से 60 के बीच में होते हैं। ठीक है, ये अधिकतम और न्यूनतम की बात है। अगर ये केवल शब्द की बात की जाए तो दूसरे अगर बात करें तो इसके अतिरिक्त क्या है? सिक्किम और नागालैंड। ठीक है, सिक्किम के और नागालैंड के कुछ प्रतिनिधि ऐसे हैं जो अप्रत्यक्ष माध्यम से भी चुने जाते हैं। ठीक है, इसलिए अगर ये कथन की बात की जाए तो ये कथन गलत होगा, केवल प्रत्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि सिक्किम और नागालैंड की अगर बात करें तो ये अप्रत्यक्ष माध्यम से भी कुछ सदस्य चुने जाते हैं। इसलिए ये पहला कथन जो होता है वो गलत होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सदस्यों का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है सामान्यतः। ठीक है, अब दूसरे कथन की बात करते हैं। दूसरा कथन क्या है? 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 का जो था माध्यम से एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर ये भी देखें तो ये भी गलत होगा कथन, क्योंकि ये जो सीटों के आरक्षण का समाप्त किया गया है, ठीक है, किसके लिए? एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त किया गया है। 105वें संविधान संशोधन नहीं बल्कि 104वां संविधान संशोधन। ये कब का था? ये था 2019 का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो विधानसभा में सीटों के आरक्षण को समाप्त किया गया है वो 104वें संविधान संशोधन से है, न कि 105वें। ठीक है, इसलिए ये दूसरा वाला कथन भी गलत होता है। आइए कथन तीसरा देखते हैं। किसी राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व की एकरूपता को प्रत्यक्ष रूप से संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। तो ये सही है। ठीक है, सही कैसे? 170वां जो अनुच्छेद है, 170 अनुच्छेद, वो क्या कहता है? विधानसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में, ठीक है, अपने निर्वाचन वाले क्षेत्रों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इस निर्वाचन क्षेत्रों का जो सीमांकन हो वो ऐसी रीति से किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसे आवंटित सीटों की संख्या से अनुपात पूरे राज्य में यथासंभव एक समान हो। अगर दूसरे शब्दों में बात की जाए तो ये आपका जो कथन है क्या है? निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व की एकरूपता को प्रत्यक्ष रूप से संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है, तो ये कथन आपका सही होगा। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है प्रयुक्त कथनों में कितने सही हैं, तो इसमें केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, थर्ड यही सही है। बाकी ये पहला वाला भी गलत है। ये केवल नहीं बल्कि सिक्किम और नागालैंड की बात की जाए तो अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं। दूसरे वाले में 104वां संविधान संशोधन 2019 का था, इसमें एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण समाप्त किया गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्यसभा की संरचना के संदर्भ में, स्ट्रक्चर के संदर्भ में, ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है? राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। पहला वाला कथन एलिमेंट करते हैं तो पहला वाला कथन गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि राज्यसभा के लिए जो सीटों की बंटवारा की गई है वो जनसंख्या के आधार पर किया गया है। ठीक है, जिस राज्य की जैसी जनसंख्या है उस आधार पर किया गया है। इसलिए राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग होती है। अगर उदाहरण के लिए देखें तो राज्यसभा में यूपी के कितने सदस्य हैं? 31 सदस्य हैं। ठीक है, वहीं त्रिपुरा की बात करी जाए तो त्रिपुरा में कितने सदस्य हैं? सिर्फ एक सदस्य है। ठीक है, अतः राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व तो नहीं प्रदान किया गया है। इसलिए जो पहला कथन है वो आपका वो गलत होता है। ठीक है, ठीक।
उम्मीद है समझ रहे होंगे आप। दूसरा कथन क्या है, सही है, संविधान की चौथी अनुसूची जो फोर्थ शेड्यूल है, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आरक्षण से के आवंटन से संबंधित है। तो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो संविधान की चौथी अनुसूची में संबंधित है। ठीक है, इसलिए पूछा है कौन सा या कितने सही है, तो केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, हाल ही में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है, असम में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये लोग किसके लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। उद्यान में अनोखे बिटू रोंग यानी बियर कैट और छोटे पंजे वाले उदबिलाव को देखा गया है। ठीक है, अगर एक कथन की बात करें तो पहला वाला कथन सही है। ठीक है, छोटे पंजे वाले जो उदबिलाव होते हैं ये विश्व की सबसे छोटी प्रजाति होती है उदबिलाव की। ठीक है, विश्व की सबसे क्या है, ये छोटी प्रजाति वाले उदबिलाव होते हैं। वहीं बिटरोंग या बियर कैट की बात करें तो इसको असम के भाषा में क्या कहा जाता है, यंग कहा जाता है। ठीक है, असम की भाषा में इसको यंग कहा जाता है। ठीक है, यह भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा सिवेट प्रजाति का जीव है। कौन सी प्रजाति का, सिवेट प्रजाति का भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की जो 1972 का था उसके अनुसूची 1 के अंतर्गत सूचित किया गया है। ठीक है, सूचीबद्ध किया गया है, किसको, बिटिरोंग को यानी बियर कैट को। ठीक है, वहीं छोटे पंजे वाले उदबिलाव की बात की जाए तो ये क्या है, यह विश्व का सबसे छोटी प्रजाति वाला उदबिलाव है। ये दूसरा कथन देखते हैं। इस पहला कथन तो सही है आपका। दूसरा है, इसे आईयूसीएन की संरक्षित प्रजातियों की सूची के अंतर्गत क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये कथन गलत होगा, इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं बल्कि वल्नरेबल के तहत के तहत इसे घोषित किया गया है। ठीक है, वल्नरेबल में है जबकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है। ठीक है, इसलिए दूसरा वाला कथन गलत है, इसे वल्नरेबल है और ये आपका पहला वाला कथन सही है। ठीक है, इसमें पूछा है कौन या कितने सही है, तो केवल एक सही है। ठीक है, आइए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है, किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला क्या है, मूल क्षेत्राधिकार का तात्पर्य क्या है, विवादों की प्रथम दृष्टया सुनवाई करने की शक्ति से है, न कि अपील के माध्यम से सुनवाई का। तो ये पहला वाला कथन सही है। मूल क्षेत्राधिकार में क्या है, विवादों की प्रथम दृष्टया सुनवाई करने की शक्ति से। अपीली जो क्षेत्राधिकार है उसके माध्यम से क्या होता है, न्यायालय जो है वो पहले से निपटान किए गए ऐसे वादों की समीक्षा करता है जो उसके पूर्ववर्ती निर्णय के विरुद्ध अपील के माध्यम से पहुंचते हैं। ठीक है, अपीली के माध्यम है, जैसे मान लीजिए न्यायालय ने कोई सुनवाई दे दिया, ठीक है, और दोबारा अपील किया गया है तो ऐसे मामलों की वो अपीली माध्यम से सुनवाई करता है। जबकि मूल क्षेत्राधिकार का जो मामला है ये विवादों की प्रत्यक्ष दृष्टया सुनवाई से करने की शक्ति से। ठीक है, इसलिए पहला वाला सही होता है। दूसरा वाला कथन देखते हैं, अनन्य क्षेत्राधिकार। ठीक है, का तात्पर्य जो स्पेशल है उसका तात्पर्य क्या है, कोई अन्य न्यायालय इस प्रकार के विवादों का न्याय निर्णय नहीं कर सकता। ठीक है, ये कथन भी सही है। अनन्य क्षेत्राधिकार मतलब एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, यह उस परिस्थिति को संदर्भित करता है जिसमें किसी वाद के न्याय निर्णय का अधिकार किसी एक ही न्यायालय के पास होता है। ठीक है, अनन्य क्षेत्राधिकार की बात किया जाए तो सिर्फ उसी के पास होता है विवादों का न्याय निर्णय। ठीक है, ये दूसरा वाला कथन भी सही होता है। अब तीसरे वाले कथन की अगर बात करते हैं, तीसरा कथन क्या है, भारत में उच्च न्यायालयों के पास संसद या राज्य विधानमंडल के निर्वाचनों से संबंधित निर्वाचन याचिकाओं पर निर्णय देने का मूल क्षेत्राधिकार है। तो ये तीसरा वाला कथन जो है ये भी सही है। क्या है, न्यायालयों के पास संसदीय, राज्य विधानमंडल या स्थानीय चुनाव में निर्वाचन याचिकाओं पर निर्णय लेने का मूल क्षेत्राधिकार है। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो ये विचार जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की जो 1951 की जो धारा है वो धारा क्या है, 80 ए के तहत, उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 329 बी के तहत, ठीक है, निर्वाचन याचिकाएं पर विचार करने का अधिकार देता है इसको, हाई कोर्ट वगैरह को। ठीक है, इसके पास 80 धारा के तहत इन सब की शक्ति है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो पहला वाला कथन भी सही है, अनन्य क्षेत्राधिकार का भी कथन सही है। और भारत में हाई कोर्ट के लिए बात की जाए तो क्या है, अभी बताया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के 1951 की धारा 80 ए के तहत हाई कोर्ट के पास पावर है। ठीक है, उसके अलावा अगर संविधान के अनुच्छेद बात करें तो अनुच्छेद 329 बी के तहत भी
जो निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ठीक है, उसके तहत भी इसको निर्णय लेने का मूल क्षेत्राधिकार है। तो इसमें कितने सही है? इसमें तीनों सही होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ पूरा वॉच करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संदर्भ में उसके कॉन्टेक्स्ट में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ठीक है, पहला क्या है? विशेषित वीटो। विशेषित वीटो की अगर बात की जाए तो विशेषित वीटो के आगे क्या दिया है? विधायिका द्वारा उच्चतर बहुमत के माध्यम से निरस्त की जा सकती है। तो ये पहला वाला भी सही है। ठीक है, विशेषित वीटो क्या है? ये उच्चतर बहुमत के साथ निरस्त किया जा सकता है विधायिका द्वारा। ठीक है, यहाँ विधानमंडल के द्वारा उच्चतर, मतलब उच्चतर की बात क्या है? 3/2 नहीं, 2/3 बहुमत के साथ, उससे प्लस बहुमत के साथ इसको निरस्त किया जा सकता है। निलंबनकारी वीटो की बात की जाए तो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से निरस्त की जाती है। ठीक है, आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा, आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा निलंबनकारी वीटो को निरस्त किया जा सकता है। वहीं तीसरे वीटो की बात की जाए, अत्यांतिक वीटो, विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति रोक लेना। अत्यांतिक वीटो के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? जो भी विधायिका पारित करती है कोई भी विधेयक, राष्ट्रपति अपनी सहमति से उसे रोक लेता है और इस रोकने की प्रक्रिया को कहते हैं पॉकेट वीटो। ठीक है, वो राष्ट्रपति के, ये पॉकेट एक तरीके से वो राष्ट्रपति के पास ही रह जाता है वीटो, ऐसा वीटो पारित नहीं किया जाता। सबसे पहले पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब तीनों कथन जो हैं इसके सही हैं। अब राष्ट्रपति की वीटो के पावर की बात की जाए तो वीटो पावर क्या है? वीटो की पावर संविधान का जो अनुच्छेद 111 है उसके तहत राष्ट्रपति को वीटो पावर दिया जाता है। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक केवल तभी अधिनियम बन सकता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति दे। ठीक है, सहमति दे, ऐसा विधेयक राष्ट्रपति के सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो उसके पास क्या होते हैं? 3 विकल्प होते हैं। ठीक है, 3 विकल्प में क्या है? उनके 111 के तहत पहले अपनी सहमति दे सकता है। ठीक है, विधेयक पर अपनी सहमति को रोक सकता है। ठीक है, वह विधेयक को या धन विधेयक है या नहीं ये करने के लिए संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास ये 3 काम होते हैं और जो रोकने की प्रक्रिया होती है या स्पेशल तरीके से उसे रोक देता है उसे वीटो कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अनिश्चित काल के लिए, ठीक है, स्थगन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्थगन मतलब एडजॉर्नमेंट। ठीक है, उसके तहत क्या है? जो कथन दिए गए उस पर विचार करना है। कथन क्या है? राज्यपाल द्वारा सदन का सत्रावसान किए जाने के बाद, ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, इसे पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। जबकि ये कथन जो होगा वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? सत्र का कार्य पूरा होने पर पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष या सभापति सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा करता है। ठीक है, उसके अगले कुछ दिनों में राज्यपाल सत्र का सत्रावसान यानी प्रोग्रेशन करने की अधिसूचना जारी करता है। मतलब अगर इस कथन को देखें तो ये कथन उल्टा दिया गया है। पहले पीठासीन अधिकारी जो होता है वो क्या करता है? अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित करता है। उसके बाद राज्यपाल जो है, राज्यपाल का क्या कार्य होता है? सत्रावसान जारी करने की सूचना जारी करता है। ठीक है, इसलिए कथन जो है ये उल्टा दिया गया है। कथन क्या है? गलत होगा। दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन है, इसके द्वारा राज्य की विधानसभा का सत्र समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्या होती है? समाप्त हो जाता है। आइए इसको एलिमिनेट करते हैं, देखते हैं ये क्या है। दूसरे वाले कथन को अगर ध्यान से देखें तो क्या कह रहा है? इसमें बात की जा रही है स्थगन के संदर्भ में। ठीक है, एडजॉर्नमेंट के संदर्भ में। एडजॉर्नमेंट क्या करता है? एडजॉर्नमेंट होता है जो हो अनिश्चित काल के लिए। स्थगन का अर्थ क्या करता है? जो स्थगन है इसका अर्थ है राज्य विधानमंडल की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाना। ठीक है, अब ये क्या हो सकता है? कुछ घंटे भी हो सकता है, कुछ दिन भी हो सकता है, कुछ सप्ताह भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सत्र का जो, विधानसभा का सत्र जो समाप्त होता है वो स्थगन के तहत नहीं बल्कि सत्रावसान के तहत होता है। ठीक है, सत्रावसान के तहत होता है, न कि स्थगन के तहत। ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा है अनिश्चित काल के लिए स्थगन का जो तात्पर्य है वो कुछ घंटे, कुछ महीना या कुछ सप्ताह या कुछ दिन की हो सकती है समयावधि। ठीक है, ये स्थगन की बात है। और जो विधानसभा का सत्र समाप्त हो जाता है वो सत्रावसान के तहत होता है। ठीक है, और सत्रावसान का जो अधिसूचना जो होता है वो कौन जारी करता है? वो राज्यपाल ही जारी करता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार करना है। ठीक है, परिस्थिति क्या दी गई है कि 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निरर्हक घोषित करने के लिए परिस्थितियां दी गई। पहला कथन क्या है, निर्दलीय निर्वाचित सदस्य, जो निर्दलीय है, किसी भी दल का नहीं है, वो किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, वो 6 महीने के अंदर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होता है, तो ऐसे कंडीशन में अध्यक्ष जो होता है उस परिषद का, वो इसको निर्दलीय के तहत अयोग्य घोषित कर सकता है। इसलिए पहला वाला कथन जो है वो सही है, किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो वो अयोग्य होगा। दूसरा क्या है, सदस्य स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता का त्याग कर दे। जैसे मान लीजिए कोई भी सदस्य है, किसी भी पार्टी से, मान लीजिए एक्स पार्टी से जुड़ा हुआ है, चुनाव के बाद अगर वो उस पार्टी की सदस्यता का त्याग करता है और दूसरी पार्टी में जाता है, तो ऐसे कंडीशन में भी उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। यानी दूसरा कथन भी सही है, सदस्य जो है स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता का त्याग करेगा तब भी वो निरर्हक होगा। ठीक है, तीसरा क्या है, मनोनीत सदस्य पद ग्रहण करने की स्थिति से 6 महीने के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। ठीक है, अगर वो पद ग्रहण करता है, मान लीजिए कोई मंत्री वगैरह बन रहा है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन के 6 महीने के बाद भी वो निरर्हक हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो अयोग्य हो जाएगा अध्यक्ष की नजर में। अब बात करते हैं, जो दल बदल है वो संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, अब इसको जोड़ा कैसे गया, इसको 52वें संविधान संशोधन, ठीक है, 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा किया गया था। इसके बाद इसको 91वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया है। ठीक है, इसमें दल बदल के आधार पर सांसदों व विधायकों की निरर्हता के संदर्भ में शर्तें दी गई है। उसी में अगर इसके अपवाद की बात की जाए, तो अपवाद में क्या देखते हैं, तो यदि किसी राजनीतिक दल का जो विलय है वो 2/3 सदस्यों के समर्थन के साथ, ठीक है, होता है, तो वो 10वीं अनुसूची के तहत, 10वीं शेड्यूल्स के तहत कोई निरर्हता नहीं होती। हालांकि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, सभापति या उपसभापति के पदों पर चयनित होने के बाद सदस्य दलगत जुड़ाव को समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसे कंडीशन में वो सभापति बनता है, ठीक है, उपसभापति बनता है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनता है किसी भी दल का, तो ऐसे कंडीशन में वह सांसद या जो भी होता है विधायक, वो अपने को उस पार्टी से अलग कर लेता है। ठीक है, ये विधायकों या सभापति अध्यक्ष के लिए है। जबकि अगर सांसदों या विधानसभा के जो व्यक्ति हैं उनको, उनके लिए बात की जाए, अगर किसी भी दल के टोटल सदस्यों के 2/3 सदस्य किसी अलग पार्टी से जाते हैं, तो उसको दल बदल नहीं माना जाएगा 10वीं अनुसूची के तहत। अगर इसमें देखा जाए तो अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निरर्हक घोषित किया जाता है कितने को, तीनों ही सही है। ठीक है, तीनों को निरर्हक घोषित किया जा सकता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संगठनों में से किसके कामकाज की समीक्षा के लिए विजय राघवन समिति गठित की गई। ठीक है, जो गठित की गई थी डीआरडीओ के लिए, ये क्या थी, 9 सदस्यीय समिति थी। ठीक है, 9 सदस्यीय समिति थी। ये किस लिए गठित की गई, उत्पादकता के सुधारों के उपायों की जो सिफारिश थी, ये वह कर रही थी। एजेंसी के उत्पादकता में सुधार के उपायों की सिफारिश करती थी, जिससे भारत को सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों में मदद मिलती थी। ठीक है, उसके लिए विजय राघवन समिति की गठन किया गया था डीआरडीओ के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 9 सदस्यीय समिति थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 24। भारत में संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है, सभी मंत्री सामान्यतः संसद और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो ये कथन जो है वो सही है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रिपरिषद की जो होता है, सभी मंत्री समान, कहता है कि सभी मंत्री सामान्य रूप से और विशिष्ट रूप से लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, वो एक टीम की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, अगर किसी भी मंत्री के प्रति विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, जो विपक्ष विपक्ष द्वारा लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री के तहत पारित होता है, तो पूरे मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, अगर ये पहला कथन देखें तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति, सही है। दूसरा वाला कथन क्या है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष संसद का नेता है। अगर ये वाला कथन देखें तो ये कथन गलत है। प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिपरिषद का भी नेता होता है, ठीक है, संसद का भी नेता होता है और सदन का भी नेता होता है। ठीक है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष क्या है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक है, पीठासीन अधिकारी होता है, ना कि ये संसद का नेता या
लोकसभा का नेता होता है, जबकि ये दोनों कंडीशन में ये सारी चीजें जो है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। इसलिए दूसरा वाला जो कथन होगा वो गलत होगा। लोकसभा जो अध्यक्ष है वो संसद का नेता नहीं होता। ये कौन होता है? ये प्रधानमंत्री ही होता है। मंत्रिपरिषद का भी, संसद का भी और सदन का भी नेता प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, इसलिए इसमें पूछा है कौन से सही है, तो इसमें केवल पहला वाला ही सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? 25 है, मंत्रियों के उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सामूहिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य है कि मंत्रिमंडल के निर्णय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होते हैं, भले ही मंत्रिमंडल की बैठक में उनके विचार इसके विरुद्ध होता है। ये सही है। सामूहिक उत्तरदायित्व का ये खासियत है कि अनुच्छेद 75 के तहत कि कोई भी निर्णय है जो है वो सभी मंत्रियों के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, उनके विचार अलग हो सकते हैं। दूसरा वाले कथन की अगर बात की जाए तो जब परिषद को लोकसभा का विश्वास प्रस्ताव हो तो राष्ट्रपति किसी मंत्री को नहीं हटा सकता। ये दूसरा वाला कथन जो है ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के लिए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये गलत होगा। ठीक है, क्या है? अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी वर्णित है। इसमें उल्लेख है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति किसी मंत्री को कभी भी हटा सकता है। इसलिए दूसरा वाला कथन जो है गलत होगा। तीसरे वाले कथन की अगर बात करें तो किसी सार्वजनिक कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश पर किसी मंत्री द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए, तो ये विधिक उत्तरदायित्व के तहत ये भी गलत है। ये जरूरी नहीं है कि किसी सार्वजनिक कार्य के लिए जारी किए गए आदेश पर कोई मंत्री प्रति हस्ताक्षर करे जबकि उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर लग चुका है। तो इसलिए अगर कितने सही हैं दो देखें, केवल पहला वाला ही सही है। सामूहिक उत्तरदायित्व का जो तात्पर्य है यही सही है, बाकी ये दोनों कथन गलत होते हैं। ठीक है, जिसमें केवल एक सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किनका अध्यक्ष होता है? तो किसका अध्यक्ष होता है? नीति आयोग का होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का भी होता है, क्षेत्रीय परिषद का नहीं होता, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद इसका भी होता है। ठीक है, नीचे के कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो बात किया जाए तो एक सही है, 2, 3 और 5, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब वहीं बात करते हैं क्षेत्रीय परिषद के बारे में। ठीक है, तो क्षेत्रीय परिषद क्या है? जोनल काउंसिल वैधानिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय। इसका जो गठन हुआ था 1956 में हुआ था। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय गृह मंत्री होता है। ठीक है, इसके अलावा इस परिषद को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है, 5 भागों में। क्या है? उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। ठीक है, बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी क्षेत्रीय परिषद होती है। ठीक है, इन सभी का जो अध्यक्ष होता है केंद्रीय गृह मंत्री। इनमें से प्रत्येक परिषद का जो होता है वो अध्यक्ष होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्षेत्रीय परिषद के बारे में। इसका गठन कब हुआ था? 1956 में। ये इसके 5 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, पूर्वी, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य। और इनमें से प्रत्येक का अध्यक्ष होता है जो कौन होता है? वो गृह मंत्री होता है। ठीक है, गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री मतलब होम मिनिस्टर होता है। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, ये मिलिट्री साइंस से है, सुरक्षा बल और सीमा सुरक्षा के। ठीक है, जो भारत के सुरक्षा बल है उनसे संबंधित। क्या है? पहला सीमा सुरक्षा बल मतलब बीएसएफ। ठीक है, ठीक है, ये कहाँ पे नियुक्ति पाते हैं? पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पे। तो पहला वाला जो है वो सही मैच कर रहा है। ठीक है, वहीं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जिसको आईटीबीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईटीबीपी। ये कहाँ पे पाते हैं? इसके आगे है नेपाल और भूटान। ये नेपाल भूटान नहीं बल्कि ये चीन की सीमा पे ये नियुक्ति पाते हैं। वहीं सशस्त्र सीमा बल की बात करें जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसएसबी। ठीक है, एसएसबी क्या है? ये नेपाल और भूटान की सीमा पे पाते हैं। असम राइफल्स ये म्यांमार की सीमा पे पाते हैं। ठीक है, आइए एक बार फिर से एलिमिनेट करते हैं। पहला सही है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा। वहीं असम राइफल के सामने का जो है वो भी सही है, म्यांमार की सीमा। ठीक है, जबकि आईटीबीपी चीन सीमा और सशस्त्र यानी एसएसबी नेपाल और भूटान की। तो इसमें से कौन सही सुमिलित है? तो इसमें सही सुमिलित कौन कौन से हैं? 1 और 4, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है इसका यही सही सुमिलित होगा। क्या है? सीमा यानी बीएसएफ पाकिस्तान बांग्लादेश और असम राइफल म्यांमार की सीमा पे
पाते हैं। ठीक है, कितने सही सुमेलित है? 1 और 4 इसका सही सुमेलित है, जबकि आईटीबीपी चीन सीमा, एसएसबी नेपाल और भूटान की सीमा पे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है? पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इन सब चीजों को देखेंगे। उपर्युक्त में से कितनी शक्तियां और क्षेत्राधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका और उच्चतम न्यायालय, संयुक्त राज्य अमेरिका का उच्चतम न्यायालय और भारत के उच्चतम न्यायालय दोनों को प्राप्त है? ठीक है, आइए एलिमिनेट जब तक हम नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे। एक तरफ क्या हो गया, यूएसए लिखते हैं, ठीक है, और एक तरफ क्या लिखते हैं, इंडिया। ठीक है, अब इसमें से पहला और दूसरा हम डिकोड करेंगे। पहला क्या है, सलाहकार क्षेत्राधिकार। अगर इसकी बात की जाए तो इसे भारत के लिए इसे प्राप्त है। ठीक है, पहला सलाहकार क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जबकि यूएसए की बात करें तो यूएसए में कोई सलाहकार क्षेत्राधिकार का अधिकार नहीं है। विशेष अनुमति की असाधारण शक्ति मतलब स्पेशल लीव्स की असाधारण शक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 136 के तहत, ठीक है, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट को विशेष अनुमति की असाधारण शक्ति प्राप्त है। जबकि यूएसए की बात की जाए तो यूएसए के संदर्भ में विशेष अनुमति जैसी कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। ठीक है, अब न्यायिक समीक्षा की बात करें, जुरिडिक्शन की, ठीक है, जो उसकी रिव्यू की पावर है, तो भारत में अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो इसका जो दायरा है वो सीमित है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा है वो सीमित है। वहीं यूएसए की बात की जाए तो यूएसए का जो न्यायिक समीक्षा का दायरा है वो बहुत व्यापक है। व्यापक से मतलब है कि इसमें दोनों को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, वैधानिक अधिकार जो है वो प्राप्त है। इसका दायरा सीमित है वो अलग बात है न्यायिक समीक्षा का, लेकिन इसको भी प्राप्त है। वहीं यूएसए के संदर्भ में भी देखें तो इसको भी प्राप्त है, इसका व्यापक है और भारत के इंडिया में सीमित है। ठीक है, इसलिए प्राप्त तो दोनों का है। तो इसमें से पूछा है क्या कि दोनों को कौन सा प्राप्त है, तो न्यायिक समीक्षा ही प्राप्त है। जबकि सलाहकार भारत के पास है, सलाहकार क्षेत्राधिकार, ठीक है, इंडिया के उच्चतम न्यायालय के पास, यूएसए में नहीं है। विशेष अनुमति 136 संविधान के 136 अनुच्छेद के तहत इंडिया में है, जबकि यूएसए में नहीं है। न्यायिक समीक्षा दोनों में है, इंडिया में मतलब भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ये सीमित है। ठीक है, वहीं यूएसए के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये बहुत व्यापक रूप से यूएसए को प्राप्त है। ठीक है, वहां के न्यायालय को। इसलिए इसके जो सही आंसर होते हैं वो न्यायिक समीक्षा ही है। तो उसमें से पूछा है कितने दोनों को प्राप्त हुए, तो केवल एक, ऑप्शन नंबर ए जो है वही सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, उसे पद से हटाने का अधिकार संविधान में उल्लिखित है। ठीक है, तो ये गलत होगा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो आधार है वो संविधान में कहीं नहीं दिया गया है। ठीक है, और अगर दूसरे कथन की बात करते हैं तो दूसरा वाला कथन जो है, उसे पद से हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता होती है, तो ये भी जो है ये गलत है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या है, औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत अर्थात सदन के कुल सदस्यों के जो विशेष बहुमत है उससे हटाया जा सकता है। ठीक है, तीसरा कथन क्या है, उसे पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। तीसरा वाला सही होगा। हालांकि अगर बात की जाए तो इसके लिए लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। ठीक है, सहमति आवश्यक होने का मतलब ये दूसरा पार्ट है, सहमति हुआ या नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन जो उसका प्रस्ताव है, हटाने का प्रस्ताव, वो राज्यसभा के विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। तो इसमें से कितने सही है, केवल तीसरा वाला ही सही है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए उसका प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। ठीक है, जबकि उसके हटाने का आधार संविधान में उल्लिखित है, तो ये गलत है, नहीं दिया गया है। हटाने की औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता होती है, नहीं, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि राष्ट्रपति के विशेष बहुमत से मतलब राज्यसभा के विशेष बहुमत द्वारा पारित कर हटाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। ठीक है, इसमें से कितने सही है, तो इसमें से केवल एक सही है, वो भी कौन सा, तीसरा वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला क्या है, वर्तमान में भारतीय संविधान में केवल एससी एसटी और एंग्लो इंडियन समुदायों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, वर्तमान की बात की जा रहा है, जबकि ये गलत है। 2019 में इसको हटा दिया गया था संविधान संशोधन करके। ठीक है, जो आरक्षण का प्रावधान है वो हटा दिया गया है। ठीक है, एससी और एसटी के लिए और साथ साथ एंग्लो इंडियन के लिए भी। अब दूसरा वाला कथन देखते हैं। और इसके अलावा जो 106वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा महिलाओं को इन सब चीजों में लोकसभा और राज्य विधानसभा में 33% का आरक्षण प्रदान किया गया है।
ठीक है, 106वां संविधान संशोधन है जिसे 2023 में पारित किया गया है। ठीक है, 33% मिल गया है, इसलिए पहला वाला जो कथन देखा जाए तो वर्तमान में नहीं है, 2019 में इसको संविधान संशोधन से हटा दिया गया है। दूसरा वाला कथन देखते हैं, निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण का प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्षों की अवधि के लिए किया गया था तथा राष्ट्रपति द्वारा इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है। ठीक है, अगर दूसरे वाले कथन को एलिमिनेट करें तो ये भी गलत होगा, क्योंकि इसे जो बढ़ाने का है वो निर्णय राष्ट्रपति द्वारा नहीं लिया गया, बल्कि ये संविधान संशोधन के द्वारा, क्रमिक संविधान संशोधनों के द्वारा इसको बढ़ाया जाता रहा है। ठीक है, संविधान संशोधन के द्वारा इसको बढ़ाया जाता है, जबकि राष्ट्रपति के कोई निर्णय इसमें शामिल नहीं होता आरक्षण के प्रावधान में। इसलिए दोनों कथन जो है वो गलत हो गए। ठीक है, इसका इसमें क्या पूछा है, कौन सा या कितने सही हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा, क्योंकि इसमें से एक भी सही नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 30 मिनट आधे घंटे का है, बहुत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो। अगला पार्ट जल्दी ही होगा, और जिसने भी पूरा वीडियो नहीं देखा है पहला पार्ट, वो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद।